अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था काउंटिंग टेक्निक्स। तो उसकी एक एक्सरसाइज हमने मुकम्मल कर ली थी और एक एक्सरसाइज उसकी भी रह गई है। उसमें स्टूडेंट कुछ टॉपिक लेंथी टॉपिक हैं और मैं सोच रहा था उसको थोड़ा सा डिले करते हैं। और ये नेक्स्ट चैप्टर है जनरेटिंग फंक्शन। ये थोड़ा सा उससे इजी भी है, तो मैंने कहा इसको ज़रा एक दफ़ा मुकम्मल कर लेते हैं, फिर बाद में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये जनरेटिंग फंक्शन वाला चैप्टर आपका है और इसमें आज न्यूमेरिकल पोर्शन तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये कुछ फार्मूले वगैरह हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं, ताकि फिर आपको ये प्रॉब्लम ना हो इसके क्वेश्चन करने में। तो स्टूडेंट, जनरेटिंग फंक्शन, द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस a0 a1 a2 up to ak up to so on of a real numbers is the infinite series, the power series for the sequence A key is given as. स्टूडेंट, ये g of x is equal to a0 plus a1 x plus a2 x square plus a cube x cube up to so on a k x की पावर k plus so on। और इसको अगर हम समेशन की फॉर्म में लिखें तो k की वेरिएशन है 0 से लेकर इन्फिनिट तक, a k और x की पावर k। स्टूडेंट, इसको हम पावर सीरीज भी कहते हैं, इन्फिनिट सीरीज भी कहते हैं। तो ये एक तो आपने जनरेटिव फंक्शन ये वाला याद रखना है, जिसको हम जी ऑफ एक्स नोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। ये इसमें जो कांस्टेंट है a0 a2 a3 जो सीक्वेंस की फॉर्म में दिए जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि सीक्वेंस और सीरीज का आपको पता होगा कि क्या फ़र्क होता है। तो सम ऑफ सीक्वेंस को हम सीरीज कहते हैं। तो सीक्वेंस जो होता है ना, वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद सम डेफिनेट रूल, arrangement of numbers with some definite rule, that is called sequence, and sum of sequence is called series. स्टूडेंट, यहाँ पे फाइंड द जनरेटिव फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस देगी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो इसका अपने जनरेटिंग फंक्शन बनाना है। तो इसका सोल्यूशन है, इट इज़ गिवन दैट ये आपके पास 1 2 3 4 ये सीक्वेंस दी गई है और इस सीक्वेंस में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें क्या डेफिनेट रूल है कि इसमें एक का डिफरेंस आ रहा है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6। तो स्टूडेंट, हमने पहली वैल्यू को a0 कह दिया, दूसरी को a1, फिर a2, फिर a3, फिर सो ऑन। क्योंकि ये सीक्वेंस आपको दी है, हमने इससे कंपेयर करना है। तो ये आपके क्वेश्चन में सीक्वेंस दी हुई है, इसका आपने जनरेटिंग फंक्शन जनरेट करना है। और ये आपकी जर्नल फॉर्म में सीक्वेंस दी हुई है, तो इनको कंपेयर कर लें। तो a0 आपके पास 1, a1 2, a3 इस तरह सो ऑन। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी, ये जनरल फॉर्म में लिख दिया के इज इक्वल टू के प्लस 1। अगर यहाँ पे आप स्टूडेंट ज़ीरो रखते हैं तो 0 प्लस 1, तो ये देखो पहली वैल्यू आपके पास 1 आ गई। फिर अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 2, तो ये दूसरी वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो ये जनरल फॉर्म इसकी सीक्वेंस से आप गेस कर सकते हैं कि एक वैल्यू उसमें ऐड होती जा रही है, इसलिए ये के और अगला के प्लस 1। स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास फंक्शन दिया है कि इसमें आपने a0 a1 a2 की वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए, मैंने इसमें a0 a1 a2 की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्केयर प्लस 4x क्यूब अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1 x की पावर k अप टू सो ऑन, जनरल फॉर्म में। तो ये स्टूडेंट बराबर होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2। क्या होता है ये, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2। और इसको अगर नीचे बटे में ले आए तो ये 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 2 हो जाएगी। अब ये आगे चलकर मैं आपको ये बताता हूँ ये लिखते किस तरह हैं। ये इसके बाद फ़ौरन ये किस तरह आ गया। इसमें आपको ऑलरेडी पता भी होगा, हमने एक बानोमियल सीरीज़ भी पढ़ी हुई है। जिस तरह बानोमियल थ्योरम है ना, तो बानोमियल सीरीज़ भी है। बानोमियल सीरीज़ आगे मैंने एक्सप्लेन की है, वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि क्या है। तो क्योंकि
स्टूडेंट सीरीज को सम करने के लिए मुख्तलिफ रूल होते हैं। चेक करना होता है कि वो सीरीज कौन सी बन रही है, क्या वो इन्फिनिट सीरीज है या फाइनाइट सीरीज है, कौन सी सीरीज है, वो ज्योमेट्रिक सीरीज है, वो अर्थमेटिक सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज है, कौन सी सीरीज है, तो उसको आपने ऐड करना होता है। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह का, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस 1111। तो स्टूडेंट ये लिमिट है जहाँ पे आगे कोई डॉट डॉट नहीं लगा हुआ। वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन 1 2 3 4 आगे डॉट है, यानी कि अप टू समझ ये जारी है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, कोई पता नहीं है, इन्फिनिट तक अनडिफाइंड। तो यहाँ पे लिमिट दी गई है, सिर्फ ये A0 A1 A2 A5 तक वैल्यू दी गई है। तो उसी तरह आपने ये वैल्यू साइन कर ली, फिर ये जो आपके पास फंक्शन दिया गया उसमें आपने A0 A1 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1 + x + x² + x4 + x5। स्टूडेंट इसको हमने ऐड भी करना है, जब इसको हमने समीशन की फॉर्म में लिखना है, ऐड करना है, तो अगर इस पे आप गौर करें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ये क्या बन रही है? ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। और जब मैं ज्योमेट्रिक सीरीज कह रहा हूँ तो आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, जिसमें रेशो कॉमन होती है। अर्थमेटिक सीरीज में क्या होता है, डिफरेंस कॉमन होता है। तो यहाँ पे क्या है, रेशो कॉमन आ रही है। सो इसकी फर्स्ट टर्म को हम A1 कहते हैं, या आपने FSC लेवल पे पढ़ा हुआ है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम, सॉरी ये D लिखा हुआ है, ये रेशो है, यहाँ पे इसको हमने चेंज कर लेना है। स्टूडेंट R है कॉमन रेशो, तो आपके पास R की वैल्यू आ गई। और इसको सम करने के लिए फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, SN A1 ब्रैकेट 1 - R की पावर N और 1 - R इफ R लेस देन 1। और अगर स्टूडेंट R ग्रेटर देन 1 है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये आपने FSC लेवल पे बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो आपके पास N यहाँ पे 6 है, 6 नंबर ऑफ टर्म है, R आपके पास X है, A1 आपके पास 1 है। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपके पास g of x = S6 = 1 - x की पावर 6 और 1 - x। अगर R लेस देन 1 है और अगर R ग्रेटर देन 1 है तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये आपके पास एक फंक्शन आ गया g of x = 1 - x की पावर 6 over 1 - x। यानी कि स्टूडेंट अगर आपके पास ये सीक्वेंस दी गई है तो इससे आप जनरेटिंग फंक्शन किस तरह बनाते हैं। अगर सीक्वेंस दी गई है तो उससे आपने जनरेटिंग फंक्शन किस तरह बनाना है। अब मैंने आपको 2 एग्जांपल करवा दी हैं, आप देख रहे हैं। सीक्वेंस की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद उसको चेक करते हैं कि उसको अगर हमने ऐड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसको ये कौन सी सीरीज़ कौन सी बन रही है, तो उसके मुताबिक उसको आपने इस फंक्शन की फॉर्म में लिख लेना। सो यहाँ पे कुछ टर्म अब फॉर्मूले वगैरह होंगे जिनको अपने जहन में रखना है, तब हमारे लिए ये चैप्टर जो है ईजी रहेगा। ये जो हमने ऊपर जनरेटिंग फंक्शन लिखा हुआ है इसको हम ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन भी कहते हैं। ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन, यानी कि जनरेटिंग फंक्शन को ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन भी कहते हैं। ये तो बस वैसे एक दिया नाम याद है। स्टूडेंट बायनोमियल सीरीज, आपने बायनोमियल थ्योरम तो पढ़ा ही हुआ है ना, a + b की पावर n। तो ये स्टूडेंट बायनोमियल सीरीज है 1 + x की पावर n। तो ये होता है NC0 + NC1 x की पावर 1 + NC2 x की पावर 2 + NC3 x की पावर 3 + so on। स्टूडेंट ये NC1 है तो x की पावर 1 आ रहा है, NC2 है तो x की पावर 2 आ रहा है, NC3 है तो x की पावर 3 आ रहा है। और इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 + nx + n × n - 1 over 2.1x² + n × n - 1 n - 2 over 3.2.1x³ + so on। स्टूडेंट इसको हम कहते हैं बायनोमियल सीरीज। इसको हम क्या कहते हैं, बायनोमियल सीरीज। अब अगर आपके पास दो चीजें, एक तो इसको देख के ये वाला फंक्शन लिखना,
दूसरा ये कि बायनोमियल सीरीज को एक्सपेंड करना, जिस तरह आपने ऊपर ये क्वेश्चन देखा है स्टूडेंट, ये वाला, अगर वो कहते हैं इसको एक्सपेंड करें तो आपने कंपेयर कर लें कि ये बायनोमियल सीरीज बन रही है और इसको बायनोमियल सीरीज के लिए आपने एक्सपेंड करना है, तो ये आपके पास नीचे फॉर्मूला और उसमें वैल्यू पुट कर दें, एन की वैल्यू 2 आ रही है और ये बिल्कुल वही फंक्शन बन जाएगा। तो एक तो यहाँ पे आपने बायनोमियल सीरीज को याद रखना है, ये बायनोमियल कोफिशिएंट है NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट बायनोमियल थ्योरम में जो हमारे पास n होता है वो होल नंबर होता है। बायनोमियल सीरीज में n की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। जब स्टूडेंट 1 + x की पावर n और n अगर आपके पास होल नंबर है तो इसका मतलब है उस पर आप बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास 1 + x की पावर n और n आपके पास नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है, फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे बायनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं। तो ये एक आपने कंसेप्ट ज़हन में रखना है। उसके बाद इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, ऊपर आपने ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ा ना एक, जो हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज वो क्या होती है, उसको सम करने का फॉर्मूला क्या है, एस इन्फिनिट a1 over 1 minus r, वही कंसेप्ट r<1 और r>1, फिर a1 इज इक्वल टू सॉरी एस इन्फिनिट इज इक्वल टू a1 over r-1। तो ये भी आपने FSC लेवल पे पढ़ा हुआ है कि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज को सम करने का क्या फार्मूला है। उसके बाद स्टूडेंट ये सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, वो जो पहले हमने क्वेश्चन भी किया है, ये भी FSC लेवल का है। ये आपके पास n टर्म होती हैं, ये आपके पास इन्फिनिट होता है ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज, लेकिन ये इनफाइनाइट है, इन्फिनिट है, ये n तक है। तो अगर आपके पास n तक होगी तो सम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर इन्फिनिट तक होगी तो सम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये स्टूडेंट उसके बाद हमने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ है। अब ये एक है बायनोमियल एक्सटेंडेड बायनोमियल थ्योरम, एक्सटेंडेड बायनोमियल थ्योरम। पहले हमने लास्ट चैप्टर में बायनोमियल थ्योरम पढ़ा था और मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ा था, तो ये उसकी एक्सटेंशन है। लेट अल्फा एंड एक्स बी अ रियल नंबर with x more less than 1 and r a non-negative integer, then extended binomial theorem is defined as 1 plus x की पावर अल्फा, और इसको अगर समीशन की फॉर्म में लिखते हो तो r0 से n अल्फा सी आर एक्स की पावर r, और इसके जब आप ब्रैकेट खोलेंगे, समीशन खोलेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + अल्फा एक्स और 1 फैक्टोरियल, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल, प्लस अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 2 एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ऐसे ही लग रहा है जिस तरह 1 + x की पावर n होता है ना, तो 1 + n x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब लाइक दिस। और एक स्टूडेंट 1 + x की बजाय 1 - x आ जाता है, तो ये नीचे एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है, r0 से n अल्फा सी आर प्लस माइनस एक्स की पावर r, तो माइनस होगा x तो प्लस x होगा, उसकी पावर r के मुताबिक आपने इसको, ये इसकी जनरल फॉर्म है, एक्सटेंडेड बायनोमियल थ्योरम। अच्छा जी, और स्टूडेंट जो हम बायनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं ना, वहाँ पे आपको याद होगा ये अल्फा सी आर जो लिखा, वहाँ पे हम एन सी आर लिखते हैं, तो एन जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा क्या है, रियल नंबर, इसमें लिखा है अल्फा की वैल्यू माइनस भी आ सकती है। एक्सटेंडेड बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है, अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट माइनस में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, तो लिखा हुआ है। अच्छा जी,
Extended binomial theorem is reduced to binomial theorem when alpha is the positive integers. यही वो मैं अभी आपको बता रहा था कि इसको हम एक्सटेंडेड बानोमियल थ्योरम को बानोमियल थ्योरम में रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट इसके कोएफिशिएंट जो होंगे एक्सटेंडेड बानोमियल थ्योरम के जो कोएफिशिएंट होंगे उनको हम कहेंगे एक्सटेंडेड बानोमियल कोएफिशिएंट्स। So let alpha be the real number or a non-negative integer, then the extended binomial coefficients are this. ये आपने याद रखना है कि alpha CR is equal to alpha into alpha minus 1, alpha minus 2 up to so on, alpha minus R plus 1 over R factorial. If R greater than 0, if R is equal to 0, then that is equal to 1. So these are called extended binomial coefficient. देखें इसका एक ये एक्सटेंडेड बानोमियल कोएफिशिएंट को सॉल्व किया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ -2c3 -2c3 और आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा वहाँ पे NCR होता है, वहाँ पे n जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, वहाँ पे कोई n की वैल्यू फ्रैक्शन में या माइनस में नहीं आती। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंडेड बानोमियल कोएफिशिएंट में आपके पास अल्फा क्या है यहाँ पे या रियल नंबर, तो यहाँ पे आपके पास अल्फा की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। सो -2c3 को आपने सॉल्व करने हैं, तो -2c3 अगर ऊपर वाले फॉर्मूले से कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू आपके पास -2 आ रही है और आर की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है। ऊपर वाले फॉर्मूले से कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू आपके पास -2 आ रही है और आर की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है। तो देखें ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट की -2 इंटू -2 -1 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल है तो हम 3 स्टेप जाएंगे ना, -2 -2 -1 -2 ओवर 3.2.1। ये तो आपको एक्सपेंड करना आती ही होगा। तो यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है -4 आ जाती है। और इस तरह 1/2c3 इसमें आपके पास n की अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 और स्टूडेंट आर की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3 आ रही है। तो जिसको ऊपर वाले फॉर्मूले के जरिए एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/16 आ जाएगी। ऊपर वाले फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है तो नीचे 3 फैक्टोरियल 3 स्टेप भी होंगे, अल्फा इंटू अल्फा -1 इंटू अल्फा -2 ओवर 3.2.1। तो जनरल फॉर्म लिखी हुई है ना, तो इसके 3 स्टेप भी बनेंगे 1/2 इंटू 1/2 -1 इंटू 1/2 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/16। तो ये बानोमियल एक्सटेंडेड बानोमियल कोएफिशिएंट को सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है और आपको ये भी पता लग गया होगा कि बानोमियल कोएफिशिएंट और एक्सटेंडेड बानोमियल कोएफिशिएंट में क्या फ़र्क है। बानोमियल कोएफिशिएंट में स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पे जो आपके पास अल्फ़ा की n की वैल्यू होती है वो ना तो नेगेटिव आ सकती है ना आपके पास फ्रैक्शन में आ सकती है बानोमियल कोएफिशिएंट में। लेकिन एक्सटेंडेड में यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है और अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में भी आ सकती है। ठीक हो गया। तो आर और नॉन नेगेटिव इंटीजर ये तो चलो आपको पहले बता दिया मैंने। तो ये इसकी स्टूडेंट एग्जांपल भी आपने कर ली एक्सटेंडेड बानोमियल कोएफिशिएंट्स की। और कुछ पॉइंट हैं। हाँ, इक्वल जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। आज का जो टॉपिक है उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला के हवाले से अर्थमेटिकल काम है, न्यूमेरिकल अपने जस्ट सिंपल से मैंने करवाए हैं। स्टूडेंट आपके पास इक्वल जनरेटिंग फंक्शन क्या है। टू जनरेटिंग फंक्शन f of x, g of x for a sequence a, k and b, k respectively are said to be equal if and only if ai is equal to bi, where every I belong to w और w आपको पता होता है द सेट ऑफ होल नंबर। यानी कि दो फंक्शन इक्वल होंगे अगर आपके पास ए आई इज इक्वल टू बी आई, ए आई इज इक्वल टू बी आई। साउदर जनरेटिंग फंक्शन हमने पीछे पढ़ा है, जी ऑफ एक्स में आप कोएफिशिएंट क्या यूज़ करते थे
A0 A1 A2 A3 बाकी साथ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ रहा होता है। इस तरह अगर आपके पास ये दूसरा फंक्शन है जिसमें आपके पास सीक्वेंस जो आ रही है वो बी के आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, B0 B1 एक्स B2 एक्स अप टू सो एक्स के अप टू सो ऑन। तो ये दो फंक्शन अलग अलग आ रहे हैं, तो वो अब इक्वल कब होंगे, जब आपके पास ए आई इज इक्वल टू बी आई। जब ये दोनों बराबर होंगे तो जनरेटिंग फंक्शन आपस में बराबर होंगे। तो इनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, इफ टू जनरेटिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स फॉर सीक्वेंस रिस्पेक्टिवली, एक आपके पास ये फंक्शन लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स, एक स्टूडेंट इसमें आपके पास देखें जरा, एफ ऑफ एक्स में आ रहा है A0 A1 A2 A3 A k, और जी ऑफ एक्स में क्या आ रहा है B0 B1 B2 B3 अप टू BK। सुनिए जब आप इसमें दोनों बराबर होंगे, ये कंडीशन जो है इक्वल जनरेटिंग फंक्शन की, जब इक्वल होंगे बराबर होंगे साफ ज़रे इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएंगे आपस में इक्वल जनरेटिंग फंक्शन कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, इक्वल जनरेटिंग फंक्शन। तो अब स्टूडेंट हमने इनको ऐड करना है, दो जो जनरेटिंग फंक्शन है उसको हम ऐड किस तरह करते हैं। अब देखें ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये कॉन्स्ट A0 ए B0 में ऐड हो गया, A1 B1 में ऐड हो गया, और साथ एक्स आ गया, A2 ए B2 में ऐड हो गया, साथ एक्स स्क्वायर आ गया। करस्पॉन्डिंग ऐड करते जाना, सिंपल सी एडिशन है ये, इसमें में कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो फंक्शन ऐड ही करने ना आपने। और अगर उसको समीशन की फॉर्म में लिखोगे तो ये तरीका है, के जीरो से इन्फिनिट ए के प्लस बी के एक्स की पावर के। तो ये है दो फंक्शन की एडिशन, दो जनरेटिंग फंक्शन की एडिशन। और उसके बाद स्टूडेंट दो जनरेटिंग फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो ये नॉट बी नॉट प्लस, जब ए नॉट को आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, फिर A1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, फिर एफ ऑफ एक्स का जो A2 है इसको जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, A0 B0 प्लस A0 B1 प्लस A1 B0 एक्स। इस तरह स्टूडेंट A0 B2 प्लस A1 B1 प्लस A2 B0 एक्स के अप टू सो ऑन। तो ये दो जनरेटिंग फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है। मेरे ख्याल दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करना और ऐड करना भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है कौन सी टर्म किस से मल्टीप्लाई होगी और कौन सी टर्म जो है वो किस में ऐड होगी। तो स्टूडेंट आज आपने यही याद रखना है कि जनरेटिंग फंक्शन क्या है, फिर ये सीक्वेंस कौन सी हैं, इसके जनरल फॉर्म क्या है, फिर अगर आपके पास सीक्वेंस दी जाए तो उससे आप जनरेटिंग फंक्शन किस तरह बनाते हैं, फिर बायनोमियल सीरीज़ का पता हो, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का पता हो, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का पता हो, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि बायनोमियल एक्सटेंडेड बायनोमियल थ्योरम क्या होता है और एक्सटेंडेड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। फिर बायनोमियल सीरीज़ के बारे में आपको मैंने बताया है, बायनोमियल सीरीज़ क्या है, कब यूज़ करते हैं, और फिर एक्सटेंडेड बायनोमियल थ्योरम और एक्सटेंडेड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, और एक्सटेंडेड बायनोमियल थ्योरम और सिंपल बायनोमियल थ्योरम में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया। और फिर इसके हमने कोएफिशिएंट की वैल्यू भी निकाल के यहाँ पे चेक की। फिर दो जनरेटिंग फंक्शन इक्वल कब होते हैं, और फिर दो जनरेटिंग फंक्शन को हम ऐड किस तरह करते हैं और मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था, और इसके कल हम एक्सरसाइज भी करेंगे। और स्टूडेंट उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अब आप मेहरबानी फरमा के वो टाइम निकाल के इसको करिएगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर समझ आ जाती है और इसको आप समझने की कोशिश करते हैं तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपके लिए मुश्किल नहीं है, और अगर आप इसको नहीं देखते तो फिर इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है ना वो आपके लिए मुश्किल होगी। तो काउंटिंग टेक्निक में एक एक्सरसाइज को डिले करने का मकसद भी यही है
कि उसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें जो आपने एफएससी लेवल में भी नहीं पढ़ी हुई, तो वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होंगी जब तक कि आप उसको टाइम ना दें। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा डिले कर दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर से क्लास अटेंड नहीं कर रहे होते, लेक्चर नहीं देख रहे होते। तो ये इसलिए मैंने नया चैप्टर शुरू कर दिया है। और ये भी अगर आप लोग ये फर्स्ट लेक्चर नहीं देख सकोगे तो कल वाला जो लेक्चर होगा उसमें आपको क्वेश्चन वगैरह उसकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो उसको आप ध्यान से करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।